Hello students, I am Dr. Umesh Bansod from the Department of English, J.M. Patel College, Bhandara, Maharashtra. In today's lecture, we shall discuss Elizabethan age and important features, characteristics of this age. आज के इस लेक्चर में हम एलिजाबेथन एज की बात करेंगे और उसकी क्या खास विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फीचर्स क्या है, इसको हम डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। एक बात आपको ध्यान में रखना होगा कि जब भी हम एलिजाबेथन पीरियड की बात करेंगे तो 1558 से लेके 1603 ये दो इम्पॉर्टेंट डेट्स आपको ईयर्स आपको याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि इसी दरमियान के समय को 1558 में जब क्वीन एलिजाबेथ सत्ता में आई थी, उस समय से लेके उनके देहांत तक 1603 तक की इस पीरियड को, इस कहानी को हम एलिजाबेथन एज कहेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट होता है इस एलिजाबेथन एज में किस प्रकार की पॉलिटिकल, सोशल, साइंटिफिक डेवलपमेंट हुई, किस प्रकार से लिटरेरी डेवलपमेंट हुआ। इन सभी चीजों को जानकर हम एलिजाबेथन एज को समझने का प्रयास करेंगे। We shall discuss this topic in the light of different points, different issues, and why it is called a golden era or golden age. It is also called an age of peace and prosperity. एलिजाबेथन एज को गोल्डन एज क्यों कहा जाता है सभी दृष्टि से? एन एज ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी क्या है? एज ऑफ हाई एडवेंचर और एनर्जी क्यों कहा गया है? एज ऑफ नेशनल विक्ट्रीज क्यों है एलिजाबेथन एज? और सबसे इंपॉर्टेंट अहम पार्ट होगा द लिटरेरी अचीवमेंट्स ऑफ दिस एज। दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स जिसके आधार पर हम एलिजाबेथन एज को समझने का प्रयास करेंगे। Now, the important point is why Elizabethan age is called golden age. Elizabethan age को हम golden age क्यों कहते हैं वो भी हम समझने का प्रयास करेंगे। Elizabeth succeeded to the throne on her half sisters, the Catholic Queen Mary's death in November 1558. 1558 ईस्वी में उनकी हाफ सिस्टर कैथलिक क्वीन मेरी के देहांत के बाद में एलिजाबेथ सत्ता में आई और यहाँ से फिर एलिजाबेथन एज की शुरुआत हुई। एलिजाबेथ क्वीन के आने के बाद में जिस प्रकार की राजकीय सामाजिक परिस्थितियों का सामना उनको करना पड़ा, that political and social circumstances are also important to understand the rule of Queen Elizabeth I. The Queen suppressed all internal rebels and restored public safety, confidence, and freedom from care, and she also crushed down the external powers which tried to invade England. इंग्लैंड की सत्ता में आने के बाद में जिन जिन खतरों का सामना क्वीन एलिजाबेथ ने किया, उन सारे खतरों से पहले निपटने का काम उन्होंने किया। आंतरिक जो भी वाद विवाद थे उन सभी को उन्होंने दबा दिया। बाहरी जो दुश्मन थे फ्रांस और स्पेन, मुख्य तौर पर इन दोनों देशों को भी पराजित करके क्वीन एलिजाबेथ ने अपनी ताकत का मुजाहरा पूरे दुनिया के सामने किया। And trade and industry flourished due to the stability. पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जरूरी है, मिलिट्री तौर पर देश को सुरक्षित करना जरूरी था, तो क्वीन एलिजाबेथ ने देश को स्टेबिलिटी देने की कोशिश की इंग्लैंड को, और इसका परिणाम ये हुआ द ट्रेड एंड इंडस्ट्री फ्लरिश्ड ड्यू टू स्टेबिलिटी एंड पीपल गॉट टाइम टू थिंक ऑफ science, literature, and great expeditions. This was the time when people started thinking about science, literature, and great expeditions. अलग अलग सफरों के बारे में, अलग अलग सफर तय किए गए, लिटरेचर के बारे में, विज्ञान के बारे में सोचने के लिए अभी लोगों के पास अच्छा खासा समय मिला। And this is the important period when Renaissance in England began. The Renaissance started in the field of literature, religion, society, politics, commerce and science. ये कुछ अलग अलग एरियाज थे जहां पर रेनासा की शुरुआत हुई। रेनासा का मतलब होता है रिबर्थ ऑफ नॉलेज, पर ये रिबर्थ ऑफ नॉलेज सिर्फ लिटरेचर के फील्ड में नहीं था। रिलीजियस अवेयरनेस, सोसाइटी में बहुत सारे चेंजेस, और पॉलिटिक्स अपने आप में बदलती जा रही थी। कॉमर्स बहुत फ्लरिश हो रहा था, साइंटिफिक अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे थे, और तकरीबन सारे के सारे फील्ड में
एक प्रकार का वाइब्रेंट मोड आ गया था इंग्लैंड में, और यही वजह है कि इस पर्टिकुलर पीरियड को हम गोल्डन एज ऑफ इंग्लैंड कहते हैं. An age of peace and prosperity also is important point. इस एलिजाबेथन एज के फीचर्स को समझते समय इसे पीस और प्रॉस्पेरिटी का समय भी क्यों कहा गया है वो भी हम समझते हैं. Stability in England helped England to prosper in trade and commerce. जिस प्रकार की स्थिरता को क्वीन एलिजाबेथ ने इंग्लैंड में कायम किया, ये स्थिरता मुख्य तौर पर एक अवसर प्रदान करती थी इंग्लैंड को बिजनेस में, ट्रेड में, व्यापार में अपनी प्रगति को हासिल करने का. दूसरा एक इंपॉर्टेंट काम क्वीन एलिजाबेथ ने किया, she dissolved all monasteries in England. Dissolution of monasteries resulted in a huge increase in the national wealth of England. तकरीबन सारे चर्चेस अपने आप में सुप्रीम थे, अपने आप में ऑटोक्रेट जैसे बिहेव कर रहे थे और ऑटोनॉमस थे. राजा का ज्यादा कंट्रोल चर्चेस पे नहीं था. उल्टा तो राजा और रानी को अपनी शादी की परमिशन के लिए भी रोमन चर्च से परमिशन लेनी होती थी उस जमाने में. इस प्रकार के रिलीजियस सुप्रीमेसी को क्वीन एलिजाबेथ ने डिस्टेबल कर दिया, चैलेंज किया, एंड शी डिसॉल्व मोनास्ट्रीज. परिणाम ये हुआ कि चर्चेस के हाथों में जो संपत्ति हुआ करती थी उस पर अब देश का नियंत्रण हो गया. And England exported industrial products to foreign countries. Religious disputes between Roman Catholics and Anglicanism was settled. क्वीन एलिजाबेथ अपने आप में प्रोटेस्टेंट क्वीन थी और क्वीन मैरी कैथोलिक थी. तो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच में जो भी धार्मिक विवाद इंग्लैंड में उस दौर में चल रहे थे, क्वीन एलिजाबेथ succeeded in settling those issues also. And this was the time when authorized version of Bible was published and accepted by all churches. और बाइबल का एक अथोराइज वर्जन निकाला गया जो सर्वमान्य था. इंग्लैंड के सारे चर्चेस ने इसी बाइबल के एडिशन को मानना शुरू कर दिया. एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी है, एज ऑफ हाई एडवेंचर एंड एनर्जी. दिस पॉइंट आल्सो इज इंपॉर्टेंट व्हाइल डिस्कसिंग द डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स ऑफ एलिजाबेथन एज. एलिजाबेथन एज की अलग अलग विशेषताओं को जब हम डिस्कस करते हैं तो उसमें एडवेंचर और एडवेंचरस एक्सपीडिशन की बात उतनी ही लाजमी हो जाती है. एंड सोशल एंड पॉलिटिकल बॉन्डेजेस वर रिलीज्ड. आज तक जितने सामाजिक और राजकीय बंधन इंग्लैंड में थे उन सारे बंधनों को एलिजाबेथ ने तोड़ दिया. और फिर द वॉयेजर्स एंड द नेविगेटर्स डिस्कवर्ड न्यू कंट्रीज, आइलैंड्स एंड एस्टैब्लिश्ड न्यू कॉलोनीज. यही वह दौर था जब इंग्लैंड ने अपने आप को एक्सपैंड करना शुरू कर दिया था. अलग अलग नेविगेटर्स, नाविक, वॉयेजर्स, जल सफर करने वाले, समुद्र से प्रवास करने वाले लोग, इनको खुली छूट दे दी गई. राजा रानी ने इनको फाइनेंशियल सपोर्ट किया, एनकरेज किया ताकि नए आइलैंड्स को ढूंढा जा सके. इंग्लैंड की नई कॉलोनीज का बसने का यही वो समय था. वो इंडिया हो, अमेरिका हो या अफ्रीकन कॉन्टिनेंट हो, इन सारे कॉन्टिनेंट्स में इंग्लिश पीपल जाते रहे और अपने देश का विस्तार करते रहे. One of the greatest invention made in this era was the printing press. एलिजाबेथन एरा जैसे रेनासा के पीरियड को दर्शाता है, एक जनजागरण के काल को दर्शाता है, तो इसमें सबसे बड़ा जो इन्वेंशन माना जाता है वो जोहान्स गुटेनबर्ग का प्रिंटिंग प्रेस है. पहले कॉपीज का निकालना, इतने सारे कॉपीज बनाना किसी भी लिटरेचर के पॉसिबल नहीं होता था. ओरिजिनल राइटिंग को एक या दो तीन कॉपीज में ही कॉपी किया जाता था. पर जॉन्स गटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस का इजाद करते ही प्रिंट की दुनिया में, लिटरेचर की दुनिया में एक हलचल से आ गई. एंड इट वाज एबल टू गेट इंफॉर्मेशन आउट ऑफ मेनी पीपल एट वंस. और बहुत सारे लोगों को एक ही समय बहुत सारी जानकारी मिलना शुरू हो गया था. अदर इन्वेंशंस मेड were the clock, microscope, telescope, eyeglasses, gunpowder, submarine, compass, wrench, screwdriver. ऐसे अलग अलग इन्वेंशंस इसी समय होने लगे और इंग्लैंड में 18th सेंचुरी के पहले ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कुछ सिम्टम्स दिखना शुरू हो गया था. एज ऑफ नेशनल विक्ट्रीज के लिए भी एलिजाबेथन पीरियड सबसे इंपॉर्टेंट पीरियड माना जाता है. इंग्लैंड डिफीटेड फ्रांस एंड सबड्यूड स्पेन इन द हिस्टोरिक बैटल ऑफ आर्मदा. जब
फ्लीट ऑफ अर्मडा की बात करेंगे, 130 जहाजों के बेड़े का इंग्लैंड के ऊपर आक्रमण की बात करेंगे, तो बैटल ऑफ अर्मडा सबसे इंपॉर्टेंट इंसिडेंट माना जाता है। बैटल ऑफ अर्मडा के माध्यम से क्वीन एलिजाबेथ ने अपने आप को पावरफुल क्वीन के रूप में स्थापित तो कर दिया, पर फ्रांस और स्पेन जैसे देशों को पराजित करने का श्रेय भी एलिजाबेथ को ही जाता है। Three further Spanish armadas also failed. सिर्फ बैटल ऑफ अर्मडा एक ही बार नहीं हुआ, 1596, 1597 और 1602 तकरीबन 3 बार स्पेन के ड्यूक ने यहाँ पर आक्रमण करने की कोशिश की, पर द वॉर एंडेड विद द ट्रीटी ऑफ लंदन एंड द ईयर फॉलोइंग एलिजाबेथ्स डेथ। पर स्पेन और इंग्लैंड में फिर ट्रीटी ऑफ लंदन साइन हुआ और क्वीन एलिजाबेथ के मृत्यु के साल तक ये एग्रीमेंट साइन हो गया था, और इस प्रकार से आर्मडा के बैटल में स्पेन को पराजित करके इंग्लैंड ने अपनी सत्ता को और मजबूत किया। फ्रांस भी उनके कब्जे में आ चुका था। Rebellious dukes and barons were crushed. This was the time to stop the rebels. In England, इंग्लैंड के इर्द गिर्द में जितने भी बगावती लोग थे, बैरन्स थे, इन सभी को दबाने का काम क्वीन एलिजाबेथ ने किया। एंड देयर वर टाइडल वेव्स ऑफ नेशनलिज्म इन इंग्लैंड, और यही दौर था कि इंग्लैंड में देशभक्ति का एक अलग माहौल बन गया, अलग दौर चला, और सारे लोगों ने अपनी पूरी ताकत लगाकर इंग्लैंड को महान देश बनाने की कोशिश की। स्पेनिश अर्माडा जो फ्लीट ऑफ स्पेनिश पीस के साथ आया था, शिप्स के साथ आया था, उसका इंटेंशन था इंग्लैंड के ऊपर अटैक करना। 1588 ये वही समय था। दिस वाज द टेस्टिंग टाइम फॉर क्वीन एलिजाबेथ। क्वीन एलिजाबेथ के लिए ये बहुत सारी परीक्षाओं की घड़ी थी। पर being the student of literature, our concern is with the literature. साहित्य के स्टूडेंट होने के कारण इंग्लिश लिटरेचर में सबसे अहम हमारा हिस्सा होगा डिस्कशन का कि इस दौर में किस प्रकार का लिटरेचर लिखा गया, कौन राइटर्स थे, कौन लिटरेरी फिगर थे, पोइट्स कौन थे जिन्होंने एलिजाबेथन लिटरेचर को और महान बनाया। The literary achievement of the age is also important to discuss over here. George Gascoigne, born in 1535, died in 1577, very much the period of early Elizabethan era, was the first ever poet to portray Queen Elizabeth as a deity. ये जॉर्ज गस्काइन पहले राइटर है जिन्होंने क्वीन एलिजाबेथ का पोर्ट्रेट बनाया और डेटी के रूप में मानते थे उनको। एंड शी इज शोन बाय हिम एज अ वर्जिन गॉडेस हु रूल्स ओवर इंग्लैंड। एक वर्जिन गॉडेस के तौर पर क्वीन एलिजाबेथ को प्रदर्शित करने का, दुनिया के सामने लाने का पहला श्रेय जॉर्ज गैस्कॉइन को जाता है। एंड his most notable work is A Discourse of the Adventures of Master F.J. ये सबसे इम्पोर्टेंट अहम दस्तावेज रिटन डॉक्यूमेंट समझा जाता है जिसको एलिजाबेथन लिटरेचर की शुरुआत माना गया है। एडमंड स्पेंसर दूसरे एक इम्पोर्टेंट राइटर है एलिजाबेथन एरा की। Whenever Elizabethan age will be discussed, you have to talk about these writers in your answers. आप जब भी इस प्रकार के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे एग्जामिनेशन में, तो इन सारे राइटर्स के कंट्रीब्यूशन को आपको एलिजाबेथन एज में लिखना जरूरी भी है। एडमंड स्पेंसर 1552-1599 ये उनका समय रहा है। एंड रोड शेफर्ड्स कैलेंडर which marked the beginning of the new era in English poetry. इंग्लिश पोएट्री में एक नए युग की शुरुआत एडमंड स्पेंसर ने की, और उनका शेफर्ड्स कैलेंडर सबसे चर्चित कविता संग्रह रहा है। He produced poetry that could touch every aspect of life and interest. जिंदगी के हर पहलू को छूने वाले अलग अलग एस्पेक्ट्स के ऊपर एडमंड स्पेंसर ने अपनी बात को कहा है, लिखा है शेफर्ड्स कैलेंडर के माध्यम से। The Ephthalmion deals with the wedding of the Spencer and is completely subjective. He has written 89 sonnets under the title Emeraude and dedicated an elegy titled Astrophel for the death of his dear friend Sir Philip Sidney. तकरीबन 89 सॉनेट्स भी एडमंड स्पेंसर ने लिखे हैं शेक्सपियर के साथ में, और एक बड़ा नाम हम सोनेटियर के रूप में कह सकते हैं एडमंड स्पेंसर है। एप्टोलमियन जो उन्होंने लिखा है वो सब्जेक्टिव पोएट्री रही है। इट डील्स विद हिज वेडिंग एंड
he dedicated his elegy titled Emirati to Astrophel for the death of his dear friends Sir Philip Sidney. बहुत सारे सोनेट उन्होंने एमिरेटी के टाइटल के तहत लिखे और अपनी दोस्त के मौत के उपरांत में उन्होंने एस्ट्राफेल ये एक पोएम भी अपने सर फिलिप सिडनी को उन्होंने डिवोट की है। तो एडमंड स्पेंसर एक इम्पॉर्टेंट राइटर है एलिजाबेथन एरा के। सर फिलिप सिडनी के बिना हम एलिजाबेथन एज की कल्पना नहीं कर सकते। 1554 to 1586 is a time span of his life, and no work of Sidney was published during his lifetime. Yet, he has unique place in Elizabethan literature and world literature as well. He was a free-flowing poet who often followed the tradition of Petrarch. पेट्रार्क की परंपराओं को निभाने वाले एक खुले दिमाग के कवि थे सर फिलिप सिडनी। उनके जीते जी तो साहित्य प्रकाशित नहीं हुआ एलिजाबेथन एज में, फिर भी एक नोटेबल पोएट के रूप में एलिजाबेथन, एक नोटेबल राइटर के रूप में एलिजाबेथन एज में उन्हें जाना जाता है। Astrophel and Stella is a work that shows his poetic abilities. Through 11 songs of love and 108 sonnets, he wrote other poems for the amusement of his sister under the title Arcadia. सर फिलिप सिडनी ने बहुत सारे सोनेट्स लिखे, तकरीबन 108 सोनेट, 148 सोनेट्स रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। तो इस तुलना में एडमंड स्पेंसर, फिलिप सिडनी, विलियम शेक्सपियर, these are the important sonneteers of Elizabethan era. William Shakespeare is a dominant poet and dominant dramatist of Elizabethan era. क्रिस्टोफर मार्लो के साथ में या बहुत सारे ड्रामेटिस्ट के साथ में भी अगर आप तुलना करते भी है तो विलियम शेक्सपियर सबसे बड़े ड्रामेटिस्ट के रूप में एलिजाबेथन पीरियड में उभरे हैं। 1564 to 1616 तकरीबन पूरा का पूरा एलिजाबेथन एज विलियम शेक्सपियर ने देखा है। द बार्ड ऑफ एवॉन के नाम से उन्हें जाता है, द ग्रेटेस्ट प्ले राइट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। द मैन कुड मिरर लाइफ विद फ्यू वर्ड्स। He has written 38 plays and 154 sonnets in his lifetime. कुल मिलाकर 154 सॉनेट्स उन्होंने लिखे हैं और जो कुछ सॉनेट्स से उन्होंने डार्क लेडी को एड्रेस किए हैं, कुछ उन्होंने मिस्टर डब्ल्यू.एच को एड्रेस किए हैं। तो ऐसे टोटल सोनेट का अगर लेखा जोखा एलिजाबेथन एज का देखा जाए तो शेक्सपियर से ज्यादा सोनेट किसी ने एलिजाबेथन एज में लिखे नहीं है। एक और राइटर है जिसके बिना हम एलिजाबेथन एज की बात नहीं कर सकते। देयर आर सम मिस्टीरियस क्वेश्चन अबाउट दिस एज। क्रिस्टोफर मार्लो, विलियम शेक्सपियर, फ्रांसिस बेकन के बारे में कुछ मिथ आज भी सीक्रेट्स बने हुए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि क्रिस्टोफर मार्लो के डेथ के बाद उनकी बॉडी रिकवर नहीं हुई, तो क्रिस्टोफर मार्लो ही रूप बदलकर या तो शेक्सपियर के रूप में लिखते रहे या फिर फ्रांसिस बेकन राइटर रहे थे जिन्होंने इस प्रकार की राइटिंग को लिखा। पर सीक्रेट्स रहस्य अपनी जगह है, पर फ्रांसिस बेकन के बिना हम एलिजाबेथन एज की बात नहीं कर सकते। 1561 to 1626 is the lifespan of Francis Bacon, and Bacon worked on philosophy, science, literature, oration, jury, etc. He is considered as a father of pragmatism. प्रागैतिकवाद के जनक के रूप में एलिजाबेथन एज में फ्रांसिस बेकन को जाना जाता है। And during his lifetime, he has served in high-ranking positions like Lord Chancellor and Attorney General. इंग्लैंड में अलग अलग पदों पर वो आसीन भी रहे। He always preached the importance of science over religion. एक साइंटिफिक टेम्परामेंट को इंग्लैंड में डेवलप करने का श्रेय फ्रांसिस बेकन को जाता है। धर्म की तुलना में विज्ञान के महत्व को समझने का, समझाने का उन्होंने प्रयास किया। His works, The Advancement of Learning, The Noem Organum, and The New Atlantis speak is in one of the other way about the system in society and the requirement of change. ये अलग अलग उनके राइटिंग्स समाज के अलग अलग परिवर्तनों को अधोरेखित करते हैं। However, the greatest achievement are his essays. चार्ल्स लैम्ब हो, फ्रांसिस बेकन हो, ये लोग स्पेशली जाने जाते हैं उनके एसेज के लिए। दैट आर 58 नंबर्स। बेकन ने तकरीबन 58 एसेज लिखे एंड एवरी एसे इज अ मास्टरपीस रिफ्लेक्टिंग ह्यूमन नॉलेज एंड हाउ मैन fears everything.
बहुत अहम इम्पोर्टेंट फ्रांसिस बेकन के एसेज माने जाते हैं। हर लाइन पावरफुल है, एवरी सेंटेंस इज इम्पोर्टेंट, वेरी टर्स and very shortly Francis Bacon's essays are, but in the Elizabethan era, uh, Francis Bacon is the most important writer next to William Shakespeare. बेन जॉनसन एक अलग मिजाज के राइटर रहे हैं। एलिजाबेथन लिटरेचर में उनका कंट्रीब्यूशन भी इम्पोर्टेंट है। 1572 टू 1637 उनका लाइफ स्पैन रहा है। जॉनसन इज कंट्रोवर्शियल फिगर ऑफ एलिजाबेथन एज। कुछ विवादित फिगर रहे हैं एलिजाबेथन एज के एंड इंग्लिश लिटरेचर इन कॉमन। He is known to kill an actor, quarrels with the dramatist and rivalry with Shakespeare. किसी एक एक्टर के मर्डर का इल्जाम भी उनके ऊपर लगा। बहुत सारे लोगों से हमेशा विवाद में रहे। शेक्सपियर जैसे ड्रामेटिस्ट के साथ में भी उनकी हमेशा एक दुश्मनी रही। तो एक विवादित भले ही बेन जॉनसन रहे हैं, पर फिर भी all these could not mask the fact that he remains one of the greatest playwright of all time. ये सारी बातों को अगर हम दरकिरार कर दे तो बेन जॉनसन अपने आप में एक बेहतरीन और सबसे महान नाटककार रहे हैं एलिजाबेथन एज के। बेन जॉनसन पॉपुलराइज्ड हिज प्लेस कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स के माध्यम से उन्होंने अपने आप को इंग्लैंड के नाटक की दुनिया में स्थापित किया। एंड हिज फेमस प्लेस इंक्लूड एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, every man out of his humor, the silent woman, Bartholomew Fair, the devil, is an ass, the sad shepherd, or a tale of Robin Hood and tale of Tub. These are important plays written by uh, Ben Jonson, and therefore we can consider Ben Jonson as one of the greatest novelists of Elizabethan era. These are some of the important points which will definitely help you to understand Elizabethan age in a comfortable and better manner. उम्मीद करते हैं कि ये डिस्कशन आपको एलिजाबेथन एज को समझने में मदद करेगा। क्वीन एलिजाबेथ के आने का समय और 1603 तक उनके देहांत तक क्या-क्या अलग-अलग मोड़ एलिजाबेथन एज में आए, इन सभी चीज़ों को हमने समझने का प्रयास किया। Thank you very much for watching this video.